जो आत्मा हमारे घर आई है, एक है वो अपने पास्ट के संस्कार लेकर आई है। अब जैसे आपने कहा कि ये 11 महीने का बच्चा है, लेकिन इसके सामने थोड़ा सा भी कोई ऊंची आवाज में बोले या कोई थोड़ा आपस में किसी की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसका भी वो जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है। सेम लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस हमें हर बच्चे में नहीं दिखाई देगा, ये भी सोल टू सोल डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो वाइब्रेशन है वो बच्चे पर असर तो कर ही रहा है, हर बच्चे पर। लेकिन ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि आत्मा अपना पास्ट संस्कार लेकर आई है। तो कोई बच्चे जल्दी जल्दी सेंसिटिव ज्यादा, जैसे अगर उसके अंदर जल्दी हर्ट होने का संस्कार है, जल्दी अपसेट होने का संस्कार है, तो वो थोड़ा सा भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कोई दिखेगा बड़ों का तो वो जल्दी से रोएगा। उन बड़ों की गोद में भी नहीं जाता जो टेंस्ड हैं। Then that means सपोजिंग फोन पे किसी ने झगड़ा किया किसी क्लाइंट से और अकेले ले आजा वो नहीं जाता फिर। That means he very sensitive. Sensitive मतलब कैचिंग पावर, वेरी सेंसिटिव। जो कहेंगे ना ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी कुछ, It's not a negative word. It's not a negative word. It's just that the catching power is very high. But also कि ऐसी सोल को हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, सही बात, पावरफुल भी बनाना है, क्योंकि आसपास उसको बहुत वाइब्रेशंस मिलने ही हैं, बहुत कुछ देखना ही है, तो धीरे धीरे पावरफुल तो बनाना ही है ना। क्योंकि हर वाइब्रेशन कैच करके अगर हम पर प्रभाव पड़े तो सेंसिटिव इन दैट सेंस वुड नॉट बी राइट, क्योंकि विच मीन्स कि वो इन्फ्लुएंस्ड जल्दी हो रहा है अपने आसपास की वाइब्रेशन का। अदरवाइज ऑल्सो वाइब्रेशंस हर आत्मा पर अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर आपके घर में 2 बच्चे हो, ठीक है, एंड यू विल सी द डिफरेंस कि 2 बच्चे हैं और अगर आप गुस्सा कर रहे हैं किसी को तो ये बच्चा जल्दी अफेक्ट हो रहा है, दूसरे बच्चे पे शायद उतना असर नहीं पड़ेगा, विजिबल असर के वाइब्रेशंस का असर तो दोनों आत्माओं पर जा रहा है, लेकिन इतना असर जो आपने कहा कि वो एकदम चुप हो जाता है या रो लेता है या उसके बाद वो जल्दी जल्दी उनके पास नहीं जाता है, झगड़ा पसंद नहीं है। सो देयर इज समथिंग पास्ट दैट द सोल इज कैरिंग। सेंसिटिव है तो क्या हुआ, वीक थोड़ी है। सी सेंसिटिव मीन्स जैसे अगर सपोज आई गेट अफेक्टेड वेरी इजीली, किसी ने कुछ कहा हर्ट, किसी ने कुछ कहा बुरा लग गया, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा गुस्सा आ गया, मतलब उसको सेंसिटिव ही कहेंगे ना, कि जल्दी जल्दी अफेक्ट हो जाना। तो वो जल्दी जल्दी अफेक्ट हो जाना इज नॉट स्ट्रेंथ। तो ये हमारी फैमिली से आया होगा उसको, इट डजंट मैटर कहाँ से आया है, आत्मा के पास वो संस्कार है। एंड मोस्टली जब वो एक छोटे बच्चे में संस्कार है तो इट कुड ऑल्सो बी कि वो एक पास्ट से आया है। एक हो सकता है कि वो आत्मा बहुत एक पीसफुल एनवायरनमेंट से सपोज आई हो, जहाँ उसने बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करना वो नहीं देखा हो। कैन इट्स पॉसिबल कम फ्रॉम अ वेरी क्वाइट पीसफुल प्लेस। अब जैसे सपोज हम यहाँ हैं, हम पहाड़ों की जगहों पर हैं, यहाँ के लोग इतने सिंपल हैं, इतना प्यार से धीरे धीरे मीठा बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सो इस जगह पर जो आत्माएं हैं उनके संस्कार और कंडीशनिंग कैसी है? सो सॉफ्ट, लविंग, क्वाइट, आपस में भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक बोल रहा है दूसरा मान रहा है। अब यहाँ से एक आत्मा शरीर छोड़ती है और यहाँ से शरीर छोड़ के सडनली दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शोर है, आवाजें हैं, लोग जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो इट्स अ कंप्लीट कल्चरल डिफरेंस। उसने देखा नहीं, maybe a cultural shock too. It's a shock only ना, शॉक ओनली। तो अभी उस आत्मा को नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हम देखेंगे कि आज हम अगर यहाँ पर है, कुल्लू में है, इस पहाड़ों में है, और हम यहाँ से दिल्ली जाएं पहली बार लाइफ में, तो हमारे लिए वो एक कल्चरल शॉक होगा ना, ये कैसे लोग बात करते हैं, इतनी ऊंची आवाज में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। सो इवन अगर अभी हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, सो इट्स अ कल्चरल चेंज। तो सिमिलरली आत्मा अगर यहाँ से कॉस्ट्यूम छोड़ एक नई जगह पर कॉस्ट्यूम ले, तो उसके लिए भी तो वो कल्चरल चेंज है। तो एक वो अडेप्ट करेंगे धीरे धीरे, ये होगा अगर वो उसका पास्ट संस्कार है। कई बार हो सकता है कि पास्ट में उस आत्मा ने कुछ अनुभव किया है, कुछ अनुभव। सपोज वो आत्मा एक ऐसी फैमिली में थी जहां उसका कोई अथॉरिटी फिगर, सपोज हस्बैंड,
लेट्स से वो आत्मा एक वाइफ थी और हस्बैंड बहुत जोर से बोलता था, चिल्लाता था, अब्यूजिव था, फिजिकली भी वायलेंट था, तो वो आत्मा ने वो सब सहन किया है। अब वो आत्मा शरीर छोड़कर एक बच्चा बने, नए परिवार में आए, उसको थोड़ा सा भी वैसी एनर्जी अगर मिलेगी ना तो वो जल्दी से रोने लगेगी। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव करता है। सो इट कैन बी अ पास्ट संस्कार बिकॉज ऑफ अ कल्चरल चेंज, इट कैन बी अ पास्ट संस्कार बिकॉज ऑफ पास्ट अनुभव, रिश्तों में कुछ हुआ, इट कुड बी फैमिली का संस्कार कि वो है। तो लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना है कि वो संस्कार है और हमें उस संस्कार को अब थोड़ा थोड़ा चेंज करके उस आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब उस आत्मा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, सिर्फ ये ध्यान रखकर कि अब एज फार एज पॉसिबल उस आत्मा को कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन की वाइब्रेशन नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, ये भी, और आपने पिछले एपिसोड में कहा था माँ बाप का भी स्ट्रेस जो होता है बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, वो नहीं तो मिलना पेरेंट्स को भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उस घर में ही नहीं होना चाहिए वो एनर्जी। सी इट्स लाइक वो बैटरी थोड़ी सी अगर वीक है, हमें उस बैटरी को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड ये वो समय है जब स्ट्रॉन्ग करना इजीएस्ट है। जब बच्चा छोटा है तो उसकी बैटरी को स्ट्रॉन्ग करना इजीएस्ट है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम तो वो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है वाइब्रेशन। इजीएस्ट किसके लिए है? बच्चे के लिए इजीएस्ट है इस टाइम। माँ बाप के लिए थोड़ी इजी है, जिसको आदत है स्ट्रेस में जीने की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बंदा नेचर चेंज कर लेगा। नेचर चेंज थोड़ी सी करनी पड़ेगी। वो लोग भी तो संस्कार लेके आए, पेरेंट्स, लेकर आए, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स। अगर हम ध्यान रखना चाहे ना, हम रख लेंगे। हम जिन जिन चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं हम रख लेते हैं। बच्चा है, हम बच्चे के खाने का, सोने का, पीने का, पहनने का, टाइमिंग का, एक माँ अपना 24 घंटा तो उस बच्चे के अराउंड देती है। हर चीज का फोकस यही है ना, बच्चे का ध्यान रखना है। तो इतनी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे फिर, क्योंकि अभी का बना संस्कार आगे जाके चेंज करना डिफिकल्ट होगा। आज आप देखो, हमारे लिए संस्कार चेंज करना थोड़ा सा हमें एफर्ट लगता है, बच्चे के लिए बहुत इजी है, सॉफ्ट है। बच्चे का प्रेजेंट ईगो नहीं अभी डेवलप हुआ है, तो संस्कार मोल्ड करना, चेंज करना बहुत इजी होता है बच्चों के लिए। दूसरी भी चीज होती है, कई बच्चे बहुत पीसफुल संस्कार लेकर आए हैं, बहुत स्टेबल है, लेकिन प्रेजेंट एनर्जी जो आसपास मिल रही है, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, लड़ाई हो रही है, मदर अपसेट है, रो रही है, ये वाइब्रेशन भी बच्चे को मिलता है, बच्चे का संस्कार चेंज हो जाता है। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज बच्चे हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। फैमिली में आप देखो, सुनते हैं ना, हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए। हमें लगता है जो हमने उनको सिखाया, ऐसे बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये है संस्कार देना। रोज सुबह उठ के देखो मेरे बच्चे पूजा करते हैं, right. बहुत बड़ा संस्कार, विच इज वेरी गुड, लेकिन वो है हैबिट्स जो हम डेवलप करते हैं। लेकिन सबसे सटल फॉर्म कि एक फैमिली के संस्कार बच्चे को कैसे मिलते हैं, वो सबसे सटल फॉर्म है जो पेरेंट्स के संस्कार, जो पेरेंट्स की सोच, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बच्चे पर हो रहा है। एक आत्मा जो आती है, हर आत्मा के पास 5 टाइप ऑफ संस्कार होते हैं। एक संस्कार जो हम पास्ट से लेकर आते हैं, वो तो बहुत पावरफुल फैक्टर है हर सोल के पास। एक सेट ऑफ संस्कार जो हमें प्रेजेंट एनवायरनमेंट से मिलता है, जेनेटिक, मतलब फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, वो एक सेट ऑफ संस्कार। एक सेट ऑफ संस्कार जो हमें एनवायरनमेंट से मिलेगा, मतलब स्कूल, सोसाइटी, रिलीजन, कंट्री, एनवायरनमेंट। चौथा सेट ऑफ संस्कार जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम इस सीरीज में देख रहे हैं। आपने कहा गुस्से का संस्कार है, लेकिन हम विल पावर से प्यार का और पीस का संस्कार क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस से। एंड 5th टाइप है ओरिजिनल संस्कार, जो हम हमेशा देखें, लव, पीस, प्योरिटी, ब्लिस, हैप्पीनेस, पावर। तो हर आत्मा के पास ये 5 सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स है, हर आत्मा के पास है। तो ये जो बच्चा, ये जो आत्मा हमारे घर आई है, इसके पास भी ये 5 सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स है। अब हमें देखना है कि ये क्या संस्कार लेकर आई है और हमें अब इसको और कैसे एम्पावर करना है। उसका ध्यान रखने के लिए हमें अपना ध्यान रखना ही होगा।
There is no other way. If there is constant conflict in the house, any kind of stress, ऑफिस का, फाइनेंशियल, रिश्तों का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ बच्चे की संस्कारों पे नहीं, लेकिन बच्चे की सेहत पे भी पड़ता है. आजकल कई बार कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं. वन डॉक्टर टू द अनदर डॉक्टर टू द थर्ड डॉक्टर, हम ढूंढ रहे हैं कि ये बार बार क्यों बीमार पड़ रहा है, बार बार क्यों बुखार हो रहा है, बार बार क्यों इन्फेक्शन हो रहा है. तो डॉक्टर कहेगा बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक है. लेकिन ये इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक क्यों है? ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, हमें पता है स्ट्रेस से इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, लेकिन बच्चे का तो अपना कोई स्ट्रेस अभी है ही नहीं. तो 1 साल के बच्चे को क्या स्ट्रेस होगा? तो पेरेंट का स्ट्रेस बच्चे का स्ट्रेस बनता है, और बच्चे का स्ट्रेस बच्चे के फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम पर अफेक्ट करता है. हम फॉर्मेटिव ईयर्स में चल रहे हैं, तो ये ध्यान तो रखना पड़ेगा ना. तो मतलब हम एक है. हाँ. छोटा बच्चा और माँ बाप वन. राइट. जैसा माँ बाप वैसे बच्चा. डायरेक्ट. और फिर अभी अगर थोड़ा सा अटेंशन नहीं रखा, then lifelong we will keep saying लेकिन इसका संस्कार ऐसा है, ये कमजोर है, जल्दी जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी जल्दी ये करता है. Just the other day I met a lady जिसका 2nd बच्चा होने वाला है. So I was just explaining all this to her. I said गुस्सा ना करें ज्यादा. Tenderly, I didn't know her. मुझे ये नहीं पता है उसका क्या संस्कार है. मैंने कहा ज्यादा गुस्सा ना करें, शांत रहे. कहती गुस्सा कैसे नहीं करें? कोई 1 दिन 2 दिन की बात थोड़ी है कि गुस्सा नहीं करो. अभी 9 महीने, फिर उसके बाद आप कहते हैं 1-2 साल और अटेंशन रखना, तो गुस्सा कैसे नहीं करेंगे? ऐसे देखो, कहती मेरे को तो गुस्सा जल्दी जल्दी आ जाता है. ऐसे देखो, थोड़ा ध्यान रखो ना, बेबी है तो कैसा आप ऐसे कर सकते हैं. तब उसने बताया, शी सेड मेरा जो फर्स्ट बच्चा है 4 साल का है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है. तो छोटी छोटी बात पे वो ऐसा रिएक्ट करता है, बट शी नेवर रियलाइज्ड कि वो जो गुस्सा बच्चा कर रहा है, इट्स बिकॉज ही गॉट दैट संस्कार, दैट वाइब्रेशन फ्रॉम हर. तो आई सेड अब 2nd बेबी के लिए आप मेहनत कर सकते हैं ना उतना, तो ये हमें करना है. और अगर हम अपने फूड पर ध्यान रखें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर ऐसे समय पर और आगे भी हम अन्न का ध्यान रखें कि जो मदर है या जो पेरेंट्स हैं दोनों, वो सात्विक अन्न लें. ऐसे समय पर सात्विक अन्न लेने से सात्विक मन रहना इजियर हो जाता है, और आपका अन्न जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो बच्चे के भी मन और शरीर पर इफेक्ट डालने वाला है. ऐसे समय पर अगर हम तामसिक भोजन खाते हैं, नो, सो इफ यू आर कंज्यूमिंग नेगेटिव एनर्जी फूड, डॉक्टर्स तो बोलते हैं वाइन और सिगरेट से दूर रहो. वाइन एंड सिगरेट से तो टच भी नहीं करना है. हाँ. वो तो ठीक, लेकिन वो नहीं जानते ना बाकी सात्विक बातें. सी, अब वो अगर कहेंगे कि नॉनवेज आप ले सकते हैं या एग लेना चाहिए, दे विल से प्योरली फ्रॉम द फिजिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, यही बताएंगे ना वो कि फिजिकल हेल्थ के लिए लो. लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि वाइब्रेशंस ऑफ फूड. सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए भी आजकल कितने साइंटिस्ट, कितने डॉक्टर्स कहते हैं कि जो जो चीज आपको नॉनवेज में मिलती है उससे ज्यादा वेज में मिलती है. अगर वो भी आप कन्विंस नहीं होते हैं, कहते नहीं ये तो देना ही है, ये तो खिलाना ही है, लेकिन फिर ये याद रखना है कि उसके साथ हम और क्या खिला रहे हैं. हम फिजिकली हो सकता है एनर्जिक फूड खिला रहे हो, लेकिन एनर्जी, इमोशनल एनर्जी वाइज वो लोएस्ट एनर्जी फूड है. क्योंकि जब हम नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, उस जानवर को जब कैप्टिविटी में रखा जाता है, एंड द काइंड ऑफ फियर, एंजाइटी वो एनिमल क्रिएट करता है उस कैप्टिविटी में, ये सारा फिनोमेना जो वो एनिमल क्रॉस करता है स्लॉटर से पहले, उसको खाना भी कम देते हैं हिसाब से. इट्स ऑल टॉर्चर ना, सारा टॉर्चर. नहीं देखते ना खर्चा कितना हो रहा है इस पे. एक एनिमल को ज्यादा खाना दे देंगे तो वो सस्ते में बिक जाएगा, तो जेब से पैसा जाएगा. कितनी चीजें उनकी हिसाब किताब तो की. आप ये सोचो, ज्यादा हिलने नहीं देते, ज्यादा मूवमेंट करेगा फैट लूज करेगा. हाँ, तो वजन कम हो जाता है. राइट. बहुत सारा टॉर्चर तो होता बहुत सारी, अभी तो बहुत सारा कुछ पता चलता है कि इन एनिमल्स को किन कंडीशंस में रखा जाता है. एंड व्हेन वी रियलाइज कि वो भी आत्मा है, एंड वो जो फील कर रही है वो एनिमल, ये सारी फियर, एंजाइटी, हेट्रेड, वो एनिमल हेट्रेड भी तो क्रिएट करेगा. आपने जैसे कहा था लास्ट एपिसोड में, एवरी थॉट अफेक्ट्स एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो थॉट और फीलिंग्स और इमोशंस
जानवर में भी है, yes. तब भी उसके हर सेल में वो जाता होगा। तो जब हमने वो कंज्यूम किया भोजन, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या कंज्यूम किया। फिर साथ में लोग तो जहाँ ग्रेवयार्ड होता है उस पर घर नहीं बनाते हैं, बिकॉज वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। और कोई एक जगह मैंने बहुत सुंदर लाइन पढ़ी, मैंने उनसे किसी ने किसी से पूछा कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं, तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा माय स्टमक इज नॉट अ ग्रेवयार्ड। हाउ ब्यूटीफुल, सी हाउ ब्यूटीफुल। तो ये हम ध्यान रखें, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, तो हम अपने बच्चे को ये नेगेटिव एनर्जी फूड नहीं दे सकते। जब हम एक फ्यूनरल पे जाते हैं तो वहां से आने के बाद, इनफैक्ट वहां से आने के बाद क्या, वहां से निकलते उधर ही जहां हमने अंतिम संस्कार किया, वहां से अभी गेट से बाहर भी नहीं आते तो पहली चीज क्या करते हैं, हाथ धोते, पाँव धोते। क्यों धोते हैं, क्या धो रहे हैं, वाइब्रेशंस धो रहे हैं ना। जिस घर में डेथ होती है उस घर में भोजन नहीं बनता। ये सारे जो रस्म रिवाज मन भी तो इतने खराब होते हैं उस वक्त। मन तो अगले दिन भी खराब होगा ना, दर्द नहीं जाने वाला है। लेकिन ये नियम है कि जब तक वो शव घर में है वहां खाना नहीं बनेगा। फिर वो घर से जब बाहर निकलेगा फिर पूरे घर की धुलाई होगी, फिर भोजन बनेगा। दुख दर्द तो रहेगा अभी और, लेकिन जब तक वो बॉडी घर पे है तब तक खाना नहीं बनेगा। उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना कि टॉक्सिक है। आप उस समय पर उस वाइब्रेशन में खाना बना के नहीं सबको खिला सकते हैं उधर। एंड व्हाट अबाउट कि हम बॉडी को ही किसी और की अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, वो टॉक्सिक नहीं है। फिर तो खुद ही हमें क्लैरिटी करनी होगी कि एनर्जी जो एक डेथ के बाद की एनर्जी है, डेथ है ना, ये एक डेथ के बाद की एनर्जी, डेड एनर्जी को, डेथ के बाद की कहीं तो पेनफुल डेथ, यस। अब डेथ के बाद की एनर्जी को हम लाइफ क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सी, डेड एनर्जी टू क्रिएट लाइफ, व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट आर वी डूइंग? वी शुड यूज वाइब्रेंट लिविंग एनर्जी। आप स्प्राउट्स खाएं जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है, एंड कहाँ डेड एनर्जी खा रहे हैं, एंड वो अपने को भी दे रहे हैं। एंड जो एक नई लाइफ क्रिएट होने वाली है उसकी फाउंडेशन में ही कौन सी एनर्जी डालते हैं? तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान अगर हम रखें कि स्पिरिचुअली भी अपने बच्चे को हाईएस्ट एनर्जी फूड देना है हमने। एंड जैसे आपने कहा, एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, एनी फॉर्म ऑफ कोई भी, देयर इज नो नीड कि हम इंटरनेट पे या डॉक्टर से जाके पूछें कि ये थोड़ा सा हम ले सकते हैं क्या, ऐसे टाइम पर ले सकते हैं। क्यों हम अपने अंदर एक बूंद भी, एक भी चीज ऐसी डालें जो हमारे बच्चे के लिए थोड़ी भी अच्छी नहीं है? क्यों डालें? क्या हम इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते क्या थोड़े महीने के लिए? आगे तो पूरी जीवन कहते हैं हम अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? वी डोंट नीड टू गो एंड फाइंड आउट फ्रॉम एनीबडी, किसी से भी नहीं पूछना है। जो चीज थोड़ी सी भी डैमेजिंग है वो ऐसे समय पर हमें कंज्यूम करनी नहीं है। तो सात्विक भोजन खाना चाहिए। सात्विक भोजन में भी कि जब वो खाना बन रहा है तो वो खाना बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में बनना चाहिए। जो खाना बना रहा है आपके घर में उसको बड़े प्यार से, शांति से, अगर किचन में भजन लगा के एक बड़ा मंदिर जैसा वाइब्रेशन बना के उस स्थिति में भोजन बनाओ और फिर उस मदर को खाना चाहिए ये भोजन। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म उस बच्चे के जीवन पर इफेक्ट डालने वाली है, लॉन्ग टर्म। ये हमें लगता है बहुत सटल है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप प्रसाद अपने बच्चे को रोज खिलाएं तो ये प्रसाद ही हो जाएगा ना। भगवान की याद में भोजन बनाओ, उसको भोग भी अगर लगाओ और फिर अपने खुद खाओ और उस बच्चे का शरीर उस प्रसाद से बनने दो। तो कहाँ डेड एनर्जी से उसका शरीर बनाना। भले एक ही बच्चा पैदा करें लेकिन मेहनत से, मतलब कितनी मेहनत, 2-3 साल के बाद। ये मेहनत भी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। सैक्रिफाइस भी अगर आप, यू कांट कॉल इट अ सैक्रिफाइस, इट्स अ लाइफस्टाइल। टेस्ट का सैक्रिफाइस, जिसको सिगरेट की आदत है जिस औरत को या बाकी चीजों की है, वो हटा के कुछ दिन के लिए अभी, मतलब फॉर द लव ऑफ, बिकॉज यू आर राइटिंग राइट नाउ, यू हैव द पावर टू राइट द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड। अभी आपके पास वो पावर आई हुई है। जब वो क्रिएशन अभी बन रही है, आपके हाथ पे पेंट ब्रश, कैनवस, ये वो टाइम, एवरीथिंग रेडी है। ये वो टाइम है जब कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है। अब का लगाया हुआ रंग बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है।
अब का क्रिएट किया हुआ शरीर देखो लॉन्ग टर्म चलता है ना, इसीलिए तो इतना ध्यान रखा जाता है ऐसे टाइम पर। तो इसीलिए अगर हम सात्विक अन्न दें, हम ध्यान रखें कि ऐसे टाइम पर हम कोई नेगेटिव चीजें ना सुने, ना पढ़े, ना देखें। चाहे वो इंटरनेट पर, चाहे वो मूवीज के फॉर्म में, चाहे वो बुक्स के फॉर्म में, न्यूज़पेपर, न्यूज, टेक इन नथिंग, ले ही नहीं उसको अपने अंदर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप पर तो असर डालती है, लेकिन आपसे ज्यादा इस समय उस आत्मा पर असर डाल रही है, क्योंकि वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर उसकी कैचिंग पावर इस समय बहुत हाई है, हाईएस्ट। वो सोल कॉन्शियस स्थिति में वो आत्मा अंदर बैठी हुई है और वो डायरेक्ट उस पर प्रभाव डालने वाली है। तो ऐसे समय पर सिर्फ और सिर्फ प्योर, पावरफुल, वेरी विजडम, नॉलेजफुल ऐसी चीजें पढ़नी है। अपनी सब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को दूर रख। म्यूजिक भी सुने, म्यूजिक भी सुने तो कैसा म्यूजिक सुने? सॉफ्ट, सूदिंग, नॉट लाउड। डोंट टेक इन एनीथिंग which is loud, disturbing and turbulent. ऐसी कोई जगह पर ना जाएं जहाँ turbulent energy है, हमेशा soothing। ये सारी अभी की हुई चीज ना नर्चर है उस आत्मा के लिए, तो वो आत्मा के ऊपर कितना बड़ा उसका प्रभाव पड़ने वाला है। वाइब्रेशंस का प्रभाव सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है कि एक बच्चे पर कितना पड़ता है, तो अन्न, मन और अपना मन की स्थिति, इस पर ध्यान रखें। जो धन कमाए वो कभी भी किसी को धोखा देकर, किसी को थोड़ा सा भी चीट करके, थोड़ा सा भी कुछ गलत करके धन कमाकर घर में नहीं लेकर आना। ये धन इस समय उस बच्चे को अन्न नहीं दिया जाना चाहिए उस धन से, क्योंकि वो धन अपने साथ दर्द और दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी लेकर आया है। अगर मैं आपको थोड़ा भी चीट करूं तो आप मेरे बारे में कैसा थॉट क्रिएट करेंगे? अगर मैं यहाँ बिजनेस में लोगों पर चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, शोर मचाऊं, ये करूं, तो वो मुझे कैसी एनर्जी भेजने वाले हैं सारा दिन? ये एनर्जी मैं रोज घर लेकर जाऊं, ये एनर्जी उस बच्चे पर इफेक्ट डालती है। तो बहुत, हम कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें अपने बच्चे के लिए ध्यान रखनी है कि धन कैसा, अन्न कैसा और मन कैसा, तन कैसा, जैसा हमारा वैसा ही वो बच्चे का बन जाएगा। जैसा धन वैसा अन्न, yes. और जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, क्योंकि माइंड का बॉडी पर इफेक्ट पड़ जाएगा डायरेक्टली। तो ये चारों एनर्जीज इस समय उस पेरेंट के हाथ में है कि वो बच्चे को क्या दे सकते हैं। इस समय अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। ऐसे समय पर मदर को स्पेशली ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना। सपोज आप हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, आपको छोटी छोटी बातें आती हैं जो पहले भी आती थी, अभी भी आती हैं, लेकिन ये टाइम पे यू विल हैव टू टेल योरसेल्फ, बच्चे की हेल्थ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाऊंगी, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है, मेरे को ध्यान रखना है। तो ऐसे समय पर छोटी छोटी बातों को लेट गो कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे 1 साल बाद, अभी नहीं कर सकते इस बात के ऊपर, क्योंकि एक बार वो कॉन्फ्लिक्ट में गए, हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे उसके प्रभाव को। और पूरी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे समय पर उस मदर को जितना हो सके लाइट रहने दे, एकदम लाइट, सारी प्रॉब्लम से दूर। घर की प्रॉब्लम पता भी नहीं चलने देनी चाहिए उसको, पता भी नहीं चलने दें। जब कहते हैं ना फिजिकल रेस्ट, कि फिजिकल रेस्ट करना चाहिए, फिजिकल रेस्ट से फिजिकल बॉडी बनेगी, इमोशनल रेस्ट से इमोशनल बनेगा। तो उस मदर को बहुत ज्यादा इमोशनल रेस्ट की जरूरत है। इमोशनल रेस्ट मींस ये माइंड कैसा होना चाहिए? शांत, साइलेंट। मैं सोच रहा था बच्चे को स्पिरिचुअलिज्म सिखाने के लिए कोई स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्लास में कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपने इतना सुंदर सब्जेक्ट बताया कि जब बच्चा अपने पेट में, सबसे बड़ा स्कूल, माँ बाप ऐसे टाइम पर जो चाहे सिखा सकते हैं, टीच द चाइल्ड जो चाहे। आप इस समय पे उसको जो स्टोरीज सुनाएंगे, जो बातें सुनाएंगे, वो सब सुनता जाएगा। इजीएस्ट टाइम टू टीच एनीथिंग, वो सब सुन रहा है। ऐसे टाइम पे आप उनको वैल्यूज की बातें बताएं, वो आत्मा कैच कर रही है।
हमें ये नहीं लगना चाहिए कि वो सुन नहीं रहा, सब कुछ सुनाई दे रहा है और सब कंज्यूम होती जा रही है वाइब्रेशन। एक वर्ड आपने बहुत सुंदर बोला था, प्रायोरिटी। मैं ये इस शब्द को अगले एपिसोड में यूज करना चाहूंगा।